देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव moves along the string in the positive x direction at a speed of 10 centimeters per second. The wavelength of the wave is given 0.5 meters और उसका amplitude दिया हुआ है. At a particular time t, the snapshot of the wave is shown in the figure. The velocity of point p when its displacement is 5 centimeters. देखो p का जो displacement है ये वाला, ये 5 सेंटीमीटर्स गिवन है, राइट? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये जनरल फॉर्मूला होता है ना किसी भी ट्रैवलिंग वेव का, राइट? और एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है? द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज 10 सेंटीमीटर्स और इस समय जो y की वैल्यू है वो 5 है, तो 5 इक्वल्स टू 10 साइन ऑफ दिस टर्म, तो साइन ऑफ ये जो टर्म होगा ये 1/2 के इक्वल आ रहा है, यस और नो? और वेलोसिटी निकालने के लिए अपन del y by del t करेंगे. del y by del t इज गिवन बाय a ओमेगा cos ऑफ द सेम टर्म. अगर साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन हाफ आ रहा है तो cos ऑफ दिस एक्सप्रेशन √3/2 होगा. और मुझे डायग्राम में देख के बताओ पार्टिकल p ऊपर मूव कर रहा है कि नीचे, पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में? ये हमने सीखा था ना लास्ट टाइम डायग्राम ग्राफ देख के. वेव किस तरफ ट्रैवल कर रही है? वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो कुछ समय के बाद पार्टिकल ये वाले पॉइंट को कॉपी करके ऊपर जाएगा, राइट? दैट मींस पार्टिकल वेलोसिटी इज पॉजिटिव. और अगर साइन ऑफ एंगल हाफ है तो कॉज ऑफ एंगल अपन √3/2 लिख सकते हैं. तो पार्टिकल वेलोसिटी a ओमेगा टाइम्स √3/2 आ जाएगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, j कैप. और ओमेगा कैसे निकालेंगे? हमें वेव स्पीड गिवन है 0.5 और हमें पता है ओमेगा अपॉन k वेव स्पीड होता है एंड k इज 2 पाई लैम्बडा. वेवलेंथ भी दिया हुआ है ना इसका. और कोई इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हैं क्या आप? वेवलेंथ नहीं दिया है ना? नहीं दिया हुआ. वेवलेंथ 0.5 मीटर्स गिवन है, तो इससे आ जाएगा ना. k जो है वो 2 पाई अपॉन वेवलेंथ 2 पाई अपॉन 0.5 होगा. तो इसको सॉल्व करने पर ओमेगा 2 पाई के इक्वल आ जाएगा. तो ओमेगा की वैल्यू डाल दो इधर, पार्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगा उससे. समझ में आया? यस सर. ओके, नेक्स्ट डाउट बताओ. और सर एग्जांपल 12th. एग्जाम्पल 12 मतलब किसका? लेक्चर नोट्स का? यस सर. देखो इसमें क्या दिया है. टॉट स्ट्रिंग having tension of 100 newtons and linear mass density of 1/9 kg per meter is fixed inside a cart moving with 20 meters per second as shown. तो वेव स्पीड निकाल लोगे ना ये फॉर्मूला यूज करके, ये तो आ गया होगा. और ये यस जो सर. वेव स्पीड है वो हमेशा स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में होता है, हमेशा स्ट्रिंग या फिर मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है. और इस केस में मीडियम मतलब स्ट्रिंग होगा. तो अगर गाड़ी राइट में ट्रेवल कर रही तो ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है इसके अकॉर्डिंग वेव का जो वेलोसिटी होगा, इसको मैं वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग लिख सकता. काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा ना रिलेटिव मोशन का ये फॉर्मेट. यस तो वेव का, हाँ बताओ कुछ डाउट है क्या? वेव का वेलोसिटी इससे आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी हमें पता है 30 होगा. तो सर वो ए और बी का डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि अगर गाड़ी वेव के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही तो ये 30 प्लस गाड़ी का स्पीड 20 होगा. और अगर गाड़ी लेफ्ट में ट्रेवल कर रही तो इनका वेक्टर एडिशन करना एक तरीके से सब्ट्रैक्ट करना हो जाएगा ना, लेफ्ट और राइट.
और सर ए और सेकंड बी केस में दोनों तो लेफ्ट में जा रहे हैं ना, राइट में। नहीं, सेकंड केस में गाड़ी लेफ्ट में जा रही होगी। अच्छा, गाड़ी लेफ्ट में नहीं जा रही, सेकंड केस में वेव लेफ्ट में जा रही। फर्स्ट केस में वेव कहाँ पे क्रिएट हुआ? वेव इज क्रिएटेड एट बी एंड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एंड ए, ये होगा सेकंड केस में। सेकंड केस में वेव लेफ्ट में जा रहा है और गाड़ी राइट में जा रही है, तो सेकंड केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। और और फर्स्ट केस में वेव और गाड़ी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फर्स्ट केस में ऐड कर देंगे। ये फर्क समझ में आया दोनों में? ओके सर। और किस में डाउट है? इनमें से और कोई डाउट है किसी को भी? क्वेश्चन और सेट सर 4। क्वेश्चन नंबर 3। A circular loop of string rotates about its axis on frictionless horizontal plane with constant angular velocity of omega. If a small transverse wave is created at some point on the loop, what will be the velocity of the wave relative to the string? So, देखो ये जो रोटेशन वाला केस है ओमेगा, इस केस से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या डेवलप होगा ये निकालना आता है हमें। ये सर्कुलर मोशन में भी देखा था अपन ने, इलास्टिसिटी में भी देखा था, याद है? ये एलिमेंट को सेपरेट कर दो, टी और टी लग रहा होगा। मान लेते हैं एलिमेंट सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये एंगल डी थीटा बाई 2 होगा। दैट मीन्स 2t टाइम्स साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर। m मतलब लैम्बडा, लैम्बडा नहीं म्यू मान लेते, म्यू आर डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये इक्वेशन समझ में आया सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। यस सर। और साइन को भी हटा दो, साइन डी थीटा बाई 2 सेम एज डी थीटा बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा भी कैंसिल। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। और वेव स्पीड क्या होता है? वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है टी बाई म्यू का अंडर रूट, तो वेव स्पीड ओमेगा आर के इक्वल आ जाएगा। और ये वेव स्पीड हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा? पार्टिकल के रिस्पेक्ट में होगा, राइट? दैट मीन्स ये जो स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में होगा, पार्टिकल मतलब आई मीन टू से स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में होगा। तो अगर स्ट्रिंग ओमेगा से ट्रेवल कर रहा है, तो मुझे बताओ स्ट्रिंग का जो ये जो पॉइंट होगा, ये कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा? ओमेगा आर। और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये रिलेटिव वेलोसिटी वेव की होगी। तो स्ट्रिंग पे ये वाला जो पॉइंट है, इसको अगर मैं पॉइंट 1 मान लूं, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1 इज ओमेगा आर। और ये राइट की तरफ भी हो सकता है और लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। तो उसके लिए सेकेंड और थर्ड केस देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का तो हमें आंसर मिल गया ओमेगा आर। सेकेंड केस में इफ द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ द रोटेशन, तो उस केस में ग्राउंड फ्रेम से जो वेलोसिटी होगा वो 2 ओमेगा आर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वेव इन द ग्राउंड फ्रेम इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 ऑन द स्ट्रिंग प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी स्ट्रिंग के रोटेशन के सेंस में, तो ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे और आंसर 2 टाइम्स ओमेगा आर आ जाएगा। और अगर ऑपोजिट सेंस में होते तो सब्ट्रैक्ट होके आंसर 0 आ जाता थर्ड केस के लिए। समझा ये लॉजिक? यस। ओके, एनीथिंग एल्स? और कुछ डाउट है किसी को भी? लास्ट टाइम अपन ने एनर्जी के फंक्शंस निकाले थे ना, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। और हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी सेम रहेगा जो काइनेटिक एनर्जी का डेंसिटी होता है। सो टोटल एनर्जी ऐड करके हमें मिल जाएगा, दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस एक्सप्रेशन। और इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ करने पर आ जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ से अपना बाकी है ना, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। Kinetic energy and potential energy are having same formulas. Both will reach their maximum and minimum value at the same time, right? SHM में जो होता है ये उससे अलग है, हमने ये भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम। SHM में जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता था तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता था, बट यहाँ पे दोनों साथ में ही मैक्सिमम होंगे।
राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेव मोशन एसएचएम से अलग कैसे होगा? यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है आगे के पार्टिकल्स में। द मीडियम पार्टिकल्स आर कनेक्टेड टू द नेबरिंग पार्टिकल्स एंड द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन देम। तो बी पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है और स्पीड भी मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों ही मैक्सिमम होगा, और ए पॉइंट पे दोनों ही जीरो होगा। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लो। क्या हो गया? यस सर। हमने पावर वाला एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था। अच्छा, ये भी हो गया था क्या लास्ट टाइम? यस पावर लिख के भी हो गया था सबका? Yes. यस सर। Okay, so now we know how to calculate average power और उसके करस्पॉन्डिंग एवरेज इंटेंसिटी, पावर अपॉन एरिया। और फिर हमने इंस्टेंटेनियस पावर भी डिराइव किया था। इंस्टेंटेनियस पावर का ये एक्सप्रेशन होगा। तो अगर तुम्हारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t अवेलेबल है, तो इसको सॉल्व करके तुम्हें किसी भी x और किसी भी टाइम पे पावर मिल जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इन एग्जांपल्स में से कुछ डाउट है? ये सबने ट्राई किए? एग्जांपल 14 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबने कर लिया होगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स। तो अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है और इस पॉइंट सोर्स से वेव्स हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, रेडियल डायरेक्शन, तो वेव इस तरीके से ट्रेवल करेगी, है ना? सो अगर मैं मान लूं कि पॉइंट सोर्स का जो पावर है, पॉइंट सोर्स जो है वो पी पावर एमिट कर रहा है। पावर मतलब एक तरीके से इतना एनर्जी वो पर यूनिट टाइम एमिट कर रहा होगा, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। तो ये जो एनर्जी है वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी। किसी भी समय के बाद अगर मैं मान लूं कि ये जो एनर्जी है वो आर रेडियस की स्फीयर तक पहुंच गई, राइट? तो जो भी एनर्जी सोर्स ने एमिट किया होगा, कहना है से वो एनर्जी इस स्फीयर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। यस सर। और इस स्फीयर के सरफेस पे अगर मैं कोई भी एक पॉइंट चूज करूं, पॉइंट 1, तो पॉइंट 1 पे जो इंटेंसिटी एक्सपीरियंस होगी
इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू पावर, टोटल पावर तो सारे सरफेस ने, स्पीयर के सारे सरफेस ने मिला के टोटल पावर P रिसीव किया होगा, और स्पीयर के सरफेस का एरिया इज 4 pi r square. That means intensity at a distance of r will become P upon 4 pi r square. ऐसा सिमिलर कॉन्सेप्ट अपन ने हीट एंड थर्मो में पढ़ा था, हीट रेडिएशन में, याद आ रहा है? तो नेक्स्ट टाइम से याद रखो, कोई भी अगर पॉइंट सोर्स पावर एमिट कर रहा है तो उस पॉइंट सोर्स से r डिस्टेंस की दूरी पर इंटेंसिटी P अपॉन 4 pi r square हो जाएगा. That means intensity for a point source is inversely proportional to 1 upon r square. Sorry, inversely proportional to r square. तो इस लॉजिक से कैसे सवाल आ सकते हैं? मान लो एक पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स से 5 मीटर की दूरी पर इंटेंसिटी दिया हुआ है 5 वॉट्स, लेट्स से 32 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी. तो इससे 10 मीटर की दूरी पर पॉइंट बी पे इंटेंसिटी क्या होगा? ऐसे सवाल अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस लॉजिक. I2 अपॉन I1, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, तो I2 अपॉन I1 विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2 का स्क्वायर. तो इसको 5 अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इज 1/4. सो I2 विल बिकम इक्वल टू 32 इंटू 1/4. तो 8 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा इंटेंसिटी एट पॉइंट बी. समझा सबको ये? दिस इज फॉर पॉइंट सोर्स. सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में अगर मान लो एक इनफाइनाइट लाइन सोर्स, इनफाइनाइट लाइन सोर्स है जो पावर एमिट कर रहा है, इनफाइनाइट या फिर एल लेंथ मान लो, ये पावर P रेडियल डायरेक्शन में एमिट कर रहा है. ओके, सो इससे किसी भी r डिस्टेंस की दूरी पर अगर अपन यहाँ पे एक पॉइंट लेते, लेट्स से पॉइंट Q, तो पॉइंट Q जो है वो इस सरफेस पे लाई कर रहा है. इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऑल दिस पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट टू पॉइंट Q. इस सरफेस ने मिलके टोटल P पावर रिसीव किया होगा. तो इंटेंसिटी एट पॉइंट Q कितना होगा? टोटल पावर रिसीव्ड अपॉन सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया. सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे जितने भी पॉइंट्स है वो सब मिलके P पावर रिसीव कर रहे. तो कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 pi r है, राइट? तो अगर लाइन सोर्स ऑफ वेव है, एक लाइन सोर्स अगर पावर P एमिट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग r डिस्टेंस की दूरी पर इंटेंसिटी ये हो. तो यहाँ से अपन देख पा रहे इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है ना. तो इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ, उसके लिए तुम्हें चेक करना चाहिए कि कैसा टाइप का सोर्स. पॉइंट सोर्स में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आएगा, एंड लाइन सोर्स के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आएगा. समझ में आ गया सबको ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. देख लो इसको.
डन सर। ये हो गया क्या लिख के सबका? Yes, अच्छा, sir. मुझे 2 मिनट दो, एक कॉल आया मुझे इंपॉर्टेंट। तब तक तुम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा अभी 2-3 मिनट में। ओके, इसके पहले वाले स्लाइड से कुछ डाउट नहीं है ना किसी को भी? नो सर। ओके, तो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड डिस्टेंस फॉर स्फीयरिकल एंड सिलिंड्रिकल वेव्स। स्फीयरिकल वेव्स मतलब जो ये पॉइंट सोर्स से जनरेट हो रहा था, उस केस में तुम देख पा रहे हो वेव स्पीयर के फॉर्म में आगे ट्रेवल कर रहा होगा, हर इंस्टेंट पे वो एक स्फीयरिकल शेप बना रहा होगा। और लाइन सोर्स के लिए वेव सिलिंड्रिकल शेप का बनेगा। तो अगर स्फीयरिकल वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट मतलब ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले सारे पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको अपन वेव फ्रंट बोलते हैं। So spherical wave fronts are produced from a point source. The power of the point source is P. इसका पावर P माना तो इंटेंसिटी P अपॉन 4πr² आ गया। और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये देखा था अपन ने लास्ट टाइम फॉर्मूला में। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। डेंसिटी तो सेम रहेगा किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए, ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वो भी सेम रहेगा। और किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए वेव स्पीड भी सेम रहेगा। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। और हमें पता है कि आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² विच इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो इससे अपन बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r फॉर स्फीयरिकल वेव फ्रंट, राइट। तो स्फीयरिकल वेव फ्रंट का जो जनरल वेव इक्वेशन होगा, y इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड टाइम्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव होगा। और एम्पलीट्यूड को अपन a0/r लिख देंगे। a0 इज सम कांस्टेंट, तो किसी भी r डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड a0/r हो जाएगा। ये इक्वेशन समझ में आया सबको? यस सर। ये लिख लिया था क्या मैंने जो बीच में ब्रेक दिया था उसमें? यस सर। ओके ग्रेट। फिर नेक्स्ट टाइप है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट लाइन सोर्स के लिए जनरेट होगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी है वो r के इनवर्स प्रोपोर्शन के इक्वल होगी। दैट मींस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो सेम लॉजिक से अपन एम्पलीट्यूड को प्रोपोर्शनल टू 1/√r बोल सकते हैं। तो किसी भी r पे जो एम्पलीट्यूड है वो सम कांस्टेंट a0/√r हो जाएगा, है ना। तो y इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड टाइम्स साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये सिलिंड्रिकल वेव का जनरल इक्वेशन बन जाएगा जो कि लाइन सोर्स से जनरेट होगा, राइट। और अगर मान लो कोई इनफाइनाइट प्लेन है, प्लेन से अगर वेव्स जनरेट हो रही है तो ऐसे वेव्स का जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये चीज भी नोट कर लेना। प्लेन सोर्स, प्लेन सोर्स से जो वेव जनरेट होगा वो भी प्लेन वेव्स होगा इस तरीके से। तो आगे बढ़ने पर ये हमेशा सेम एरिया के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, राइट। जो एरिया से वो निकला था आगे भी उतना ही एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होगा। यस सर। तो इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर प्लेन वेव्स। ये चीजें नोट डाउन कर लो सब लोग।
डन सर। सबका हो गया ना? ये लिख के ये एग्जांपल भी ट्राई सर कर लो। वन अच्छा सर ठीक है। 1 मिनट। डन सर। ओके अच्छा देखो, अपना ट्रांसवर्स वेव्स का जो पहला पार्ट है जिसमें अपन एनर्जी इंटेंसिटी ये सब की बात करती है, ये हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आज अपन स्टार्ट नहीं करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स। ओके, सो ज्यादा फास्ट नहीं जाएंगे, अपन को ऑलरेडी हफ्ते में 3 लेक्चर्स मिल रहे हैं तो आराम से पढ़ेंगे। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें अपन सीखेंगे कि जब दो वेव्स साथ में मर्ज होंगी तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे। सबको एसएचएम वाला वो थियरी याद है जिसमें मल्टीपल एसएचएम के कॉम्बिनेशंस का अपन एम्पलीट्यूड कैसे निकालते थे, वेक्टर्स की तरह प्लॉट करके। अगर दो एसएचएम से x इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी एंड x2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो इनको सुपर इम्पोज करने पर दो एसएचएम्स को अगर मैं सुपर इम्पोज करता हूँ तो एक्स नेट को मैं सम ए नेट टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस डेल इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, राइट। ये ए नेट कैसे Yes, sir. कैलकुलेट करते थे? बाय प्लॉटिंग a1 एंड a2 लाइक वेक्टर्स। a1 को हॉरिजॉन्टली प्लॉट कर दो, इसका इनिशियल फेज एंगल 0 है, और a2 को फाई एंगल पे प्लॉट कर दो, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई होगा। अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स होते तो भी मैं तीसरे वेक्टर को भी प्लॉट करके रिजल्टेंट निकाल देता, कंपोनेंट्स वगैरह लेके। तो रिजल्टेंट विल बी दी नेट एम्पलीट्यूड, जो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, और डेल मतलब जो भी नेट वेक्टर मुझे मिलेगा उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको अपन डेल बोलेंगे। तो इस केस में tan ऑफ डेल विल बी a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi, है ना। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स अपन ने एसएचएम में देखे थे ये आगे हमें काम आएंगे। तो इनकेस अगर ये तुम्हें क्लियरली याद नहीं है तो इसको रिवाइज करना नेक्स्ट लेक्चर से पहले, तभी आगे की बातें तुम्हें समझ में आएगी। ओके, सो इंटरफेरेंस में अपना इंटरफेरेंस नेक्स्ट वीक में पूरा हो जाएगा। सो बाय नेक्स्ट वीक वी विल कंप्लीट ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स करने के बाद फिर अपन साउंड वेव्स स्टार्ट करेंगे। साउंड वेव्स इज अ टाइप ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव्स में भी काफी सारी चीजें ट्रांसवर्स वेव्स जैसा ही होगा, सिमिलर थियरी ओवरलैप होगा, और कुछ चीजें इसमें अलग भी होगी। तो दोनों चीजें अपन वापस रिवाइज करेंगे साउंड वेव्स में। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जो सीखा है उस पे बेस्ड एग्जांपल 15 और क्वेश्चन सेट 5, इसके ये दोनों एग्जांपल्स, ये सब लोग ट्राई कर लो। और इसके अलावा बुकलेट से भी मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, वो भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बुकलेट से भी बुकलेट भी पढ़ना शुरू कर दो, ये सारे थियोरीज यहाँ से स्टार्ट करो। थियोरीज और सॉल्व एग्जांपल्स जितने भी आ रहे, पेज नंबर 4 पे एक सॉल्व एग्जांपल है, पैरेलल क्वेश्चन 2। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के पहले तक के जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स और थियोरीज है वो सब एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, और इंटरफेरेंस में भी जो ये वाला पार्ट है, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन एसएचएम, ये वाला पार्ट। तो ये सब भी नेक्स्ट टाइम रिवाइज करके आना। रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्रैक्शन, ये एक टोटली न्यू कॉन्सेप्ट होगा जिसको अपन अगली बार पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है पिछले लेक्चर्स में से कहीं पे भी कुछ डाउट है किसी को भी, थियोरी या फिर एग्जांपल में,
वो क्लैरिफाई कर लो। ओके, डाउट नहीं है तो फिर आज मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगली बार कंटिन्यू करेंगे। अपना अगला लेक्चर शायद सैटरडे को है ना, तो सैटरडे अपना ट्रांसफर्स वेव्स ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। ओके ओके, चलो फिर बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। Bye, Bye, sir. sir.